हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो आज हम लोग देखिए सीजीएल मेंस 2019 प्रिपरेशन की सीरीज़ में सेट 7 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सम पिरामिड का आयतन, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए पिरामिड का आयतन की बात होती है, आपको पिरामिड का आयतन पता होना चाहिए कितना होता है, 1/3। और जो भी उसका फिगर होता है आधार पे बना होता है जो, तो यहाँ पर वो फिगर किसका बना हुआ है, समबाहु त्रिभुज का बना हुआ है। तो उसी का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ठीक है, जो भी इसकी ऊंचाई होती है, जितनी भी हाइट होती है पॉइंट से ऊपर तक, उस हाइट क्या होती है, h होती है, उसका क्या आपको दिया गया है 45√3। ठीक है, देखिए पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंस होता है कि प्रिज्म में क्या होता है, ये 1/3 नहीं होता है, उसमें भी क्या होता है, जो आधार का जो भी फिगर बना होता है, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो या वो वर्ग हो, ठीक है, या वो आयत हो, तो उसका क्या क्षेत्रफल इंटू क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पिरामिड में क्या होता है कि इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/3 का मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो देखिए यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या गिवन है, ये x गिवन है, आप कितना गिवन है 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। और देखिए ये नीचे कितना आ रहा है 12 आ जाएगा, 4 का 3 है मल्टीप्लाई करेंगे तो, और आपको h का मल्टीप्लाई और इक्वल टू कितना दिया गया है 45। देखिए 12 से 3 बार कैंसिल आउट होगा, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि 1/3 और जो भी आपका बेस फिगर होता है, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, और चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो या समलंब चतुर्भुज हो, उसका क्या क्षेत्रफल और गुणे में क्या होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा 15, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करिए। देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक से समझाने से क्या स्टार्ट करते हैं। अब राधा अपनी वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। मैं मान लेता हूँ कि लागत मूल्य कितना है 100 रुपये है। ठीक है, तो अगर CP 100 है तो कितना 25% अधिक, इसका मतलब है कि MP कितना रहा होगा आपका 125 रहा होगा। ठीक है, और मैं मान लेता हूँ कि वस्तुएं कितनी है, मान लेता हूँ कि उसके पास वस्तुएं कितनी है 100 हैं। ठीक है, तो देखिए 100 वस्तुओं का कितना CP 100 है, तो एक वस्तु का CP कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और MP कितना हो जाएगा 1.25। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। वह 35% वस्तुओं को, तो देखिए 35% मतलब 100 का 35% कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो वो 35% वस्तुओं क्या करता है, अंकित मूल्य पर बेचता है, और अंकित मूल्य कितना देखिए एक वस्तु का 1.25। फिर क्या कर रहे हैं 40% को, तो 40 वस्तुओं कितने पर बेच रहा है, 40 वस्तुओं कितने 15% की छूट पर। तो देखिए 1.25 से मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, और कितना 15% की छूट, इसका मतलब है कि 85/100। अब देखिए इसके आगे वाले को मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, शेष शेष कितना बचे, देखिए 35 और 40 निकल गया, अब शेष कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, 25 को कितने में बेच रहा है 20% की छूट पर, और देखिए छूट किस पे दी जाती है, हमेशा MP पे दी जाती है, और MP कितना देखिए 1.25, और यहाँ पर कितनी छूट दी है 20%, तो कितना हो जाएगा 80/100। ठीक है, अब देखिए आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 43.75। थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ बटे में 100 लगा दीजिए, 25 से देखिए 5 बार जाएगा, यहाँ से 4 बार जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करके 4 का डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 43.75। इसको भी देखिए ऐसे सॉल्व करिएगा, ये कर लीजिएगा, फिर इस 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 से 5 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। उसके बाद देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से देखिए ये 2, और 85 का 2 में जब आप भाग देंगे तो कितना आपको मिल जाएगा 42.5। ठीक है, अब देखिए एक आपके पास इक्वेशन बची ये वाली, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से जब आप करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से देखिए ये 4 बार चला जाएगा, 25 से ये 4 बार जाएगा, और ये 5 बार चला जाएगा, और देखिए ये 4 4 कितना 16 बन जाएगा, और ये 5 बार चला जाएगा, इसका मतलब कितना आपको मिल जाएगा, आपको 25 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इन तीनों को आप ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको मिल जाएगा 111.25। ठीक, अब आपसे क्या पूछा है, उसका समग्र प्रतिशत लाभ क्या है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 100 से कितना अधिक है, ये 100 से अधिक है 11.25, और वही देखिए आपका आंसर 11.25% क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आप एक क्वेश्चन को लिंक से लिंक अगर ऐड करते जाएंगे तो बहुत ही सिंपल होता है, केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको इस क्वेश्चन में थी, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि एक त्रिभुज की भुजाएं 11, 60 और 61 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि ये जो एक इन जो भुजाओं से आप एक त्रिभुज को बनाएंगे वो समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। कैसे होगा ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर जो है वो 61 के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। आप ये करके देख लीजिएगा तो ये इक्वल होगा। और ये अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं पाइथागोरस की तो फिर ये क्या होता है, ये एक समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। इसमें देखिए 11 होगा, एक 60 होगा और देखिए इसका कर्ण कितना होगा, 61 होगा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज का परिवृत्त बनाने वाले वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो परिवृत्त होता है मतलब सरकम सर्किल जो होता है उसकी जो सरकम रेडियस होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सरकम रेडियस होती है वो क्या होता है, कर्ण की आधी होती है। क्या होती है, कर्ण की आधी होती है। तो देखिए कर्ण की आधी कर देंगे अगर हम तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा क्या, 30.5, ठीक है। वैसे क्या होता है, सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर ABC/4 डेल्टा। यहाँ पर डेल्टा का मतलब क्या होता है, इसका किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप इससे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण को हम आधा कर दें तो वो क्या होता है, सरकम रेडियस होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत सिंपल पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जब 10% आपको क्या दिया गया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है। आपको क्या दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, ये आपको प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है। अब देखिए 10% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो किसके लिए होता है, 1 वर्ष के लिए। अगर हम 2 वर्ष के लिए बात करें, 2 ईयर के लिए, तो कैसे निकालते हैं, तो कुछ इस तरीके से निकालते हैं ना। कोई बच्चों को पता होगा, जिनके लिए नया है वो देख सकते हैं। तो आपको 2 वर्ष का पूरा CI का क्या मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इसी प्रकार आप आगे करेंगे तो 21 + 10 + 21 × 10/100, ठीक है। तो ये आपका 3 वर्ष का पूरा, 3 साल का पूरा क्या मिल जाएगा आपको, CI मिल जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, देखिए 21 × 10 = 31 और 31 में 2.1 जोड़ेंगे 33.1%। तो ये देखिए आपका कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का आ जाएगा। उसके बाद जब आप 4 वर्ष का निकालने के लिए जाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए फिर आपको वही करना पड़ेगा, 33.1 + 10 + 33.1 × 10/100। तो 4 वर्ष का पूरा आपको क्या मिल जाएगा, CI मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 10 का इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 43.1 + 3.31, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 46.41। कितना मिल जाएगा, 46.41। अब देखिए ये आपका 4 वर्ष का पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका 3 वर्ष का पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका 2 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन आपसे इन्होंने क्या पूछा है कि तीसरे और चौथे वर्ष का इंडिविजुअल पूछा है। इसका मतलब है कि ये 3 वर्ष का पूरा है, आपको केवल तीसरे वर्ष का चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपको इसमें से 2 वर्ष का घटाना होगा, तभी तो केवल तीसरे वर्ष का निकलेगा। तो वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 वर्षों के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप घटाएंगे तो आपको तीसरे वर्ष का, केवल तीसरे वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा, 12.1। कितना मिल जाएगा, 12.1। और केवल चौथे वर्ष का कितना मिल जाएगा, जब आप 4 वर्ष पूरे में से क्या घटा देंगे, 33.1, 3 वर्ष का घटा देंगे तो देखिए 46.41 में से जब आप घटा देंगे 33.1 को, ठीक है, तो कितना आपको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 13.31। कितना मिल जाएगा, ये केवल चौथे वर्ष का है और ये केवल तीसरे वर्ष का है, ठीक है। तीनों वर्ष का नहीं है, केवल तीसरे वर्ष का, और ये केवल चौथे वर्ष का, ठीक। अब आपसे क्या पूछा, इनके बीच का अंतर पूछा। देखिए अच्छा सवाल था ये, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर कैसे, इन दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा। तो देखिए 13.31 से इसको घटाएंगे तो 1, 2 और कितना आ जाएगा, 1.21। कितना आ जाएगा, 1.21। तो इस 18,000 का आपको क्या निकालना पड़ेगा, 1.21। तो देखिए निकालते हैं, 18,000 का क्या निकालना पड़ेगा, 1.21% निकालना पड़ेगा आपको। कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा देखिए, और परसेंट है तो बटे में 0 0 भी आएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका देखिए 1 0
18 एकम 18 1, 18 36 1, 37 की 7 लगा 3, 18 एकम 18 3 21 2 17, और देखिए 2 बाद पॉइंट है ना, तो 217.8 रुपये। तो देखिए ये आपका आंसर है। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन था, बट आपको अगर अच्छी प्रैक्टिस है सीआई के चैप्टर की तो आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको क्या है इसका तरीका पता होना चाहिए पहले से, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई देखिए। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको यहाँ पर एक आपको देखिए प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है। 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है जब ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है। देखिए वैसे सवाल बहुत सिंपल है, लेकिन जब इस बात को यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि ब्याज को 8 माह के आधार पर संयोजित किया जाता है तो कुछ बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो देखिए उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि आपको 12% दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको 12% दिया गया है 12 माह के लिए, 12 मंथ के लिए, ठीक है। 12 मंथ के लिए आपको दिया गया है 12%, ठीक है। तो देखिए 1% किसके लिए हो जाएगा आपका, 1 माह के लिए, ठीक है। अब देखिए 8 माह की बात करें या 5 माह की बात करें या 6 माह की बात करें या 7 माह की बात करें, उसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 8 माह की बात करें तो 8 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितनी दर आ गई आपकी, 8% दर आ गई, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चल गया पता। अब बात आ जाती है कि समय कितना लगेगा। तो देखिए कितने समय की बात करिए, 2 वर्ष की, और आपको पता है कि 2 वर्ष में कितने माह होते हैं, 24 माह होते हैं। तो इसका मतलब है कि उसमें कितने 8 माह होंगे, उसमें 3, 8 का अगर डिवाइड कर देंगे तो टी कितना आ जाएगा हमारा, 3। मतलब हमको 3 बार के लिए निकालना है 8% की दर पर, और हमारा प्रिंसिपल क्या है, 31,250, ठीक है। अब देखिए ट्री मेथड होता है, कैसे यूज़ होता है। देखिए 8% आपकी दर थी, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है 8% का। जैसे ही 8% का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 2500 रुपये। कितना मिल जाएगा, 2500 रुपये। उसको 3 बार लिख लेते हैं, ठीक। ये पहले एक तरीके की 8 माह के लिए, ये दूसरे 8 माह के लिए, और ये तीसरे 8 माह के लिए, हो गए 24 माह, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये पहले 8 माह पे तो इतना मिलेगा, लेकिन दूसरे 8 माह पे क्या होगा, इस 2500 रुपये पर भी कुछ ब्याज लगेगा। कितना, 8% की दर से, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया 16 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। अब उसके बाद देखिए क्या, इस 2500 रुपये पे तीसरे 8 महीने में 200 रुपये मिलेंगे, इस 2500 रुपये भी मिलेंगे, कितने, 200 रुपये, प्लस इस 200 रुपये में भी 8% के हिसाब से कितना मिलेगा, 16 रुपये, ठीक है। ये अब क्या आपका निकल के आ गया, ये आपका निकल कर आ गया 24 माह का, क्या निकल के आ गया, सीआई निकल के आ गया। और इतना पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वो एसआई होता है। तो 24 माह के एसआई की अगर हम बात करें तो वो ये 3 कितना हो जाएगा, 7500 रुपये। और ये जो चीज़ हो गई, ये क्या होता है, यही ऐड करने पर, यही एसआई में ऐड करने पर कितना, 616 रुपये है ना। एसआई में जैसे इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हमारा ये बन जाता है, ये पूरा 24 महीने का सीआई, 24 मंथ का क्या है, ये सीआई है, ठीक है। इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 8116, ठीक है। तो अगर आपको इस पर कमांड है तो आप बहुत फास्ट इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पहले खुद से ट्राई करिए। देखिए मैंने कल भी बताया था कि जब भी कोई पूंजी लगाई जाती है उसमें जब समय का गुणा कर देते हैं तो क्या निकल कर आता है, लाभ निकल कर आता है। तो देखिए ए ने कितना रुपए लगाया, 54,000 रुपये, और किसके लिए, पूरे वर्ष के लिए लगा, 1 वर्ष के लिए। तो कितने महीने होते हैं, 12 महीने। फिर बी ने क्या किया, बी ने किया 4 महीने के बाद, इसका मतलब है 1 साल में 4 महीने के बाद किया, तो कितने महीने के लिए किया होगा, 8 महीने के लिए। सी ने कितने महीने के बाद किया है, 6 महीने के बाद, इसका मतलब सी ने कितने महीने के लिए किया होगा, 6 महीने के लिए। तो ये तो देखिए पूंजी और गुणे में क्या समय हो गया, पूंजी गुणे में समय हो गया। तो इससे निकल कर क्या आता है, लाभ। लाभ का रेशियो कितना दिया, 1:4:5, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, आपको इसमें तो पूरी वैल्यू गिवन है, यहाँ आपको क्या बी पता नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले इन दो का रेशियो करेंगे आपस में बराबर, उसके बाद आपको बी फाइंड हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, सी और ये वाला करेंगे रेशियो आपस में बराबर। और कैसे करेंगे देखिए, आइए देखते हैं। 54,000 गुणे 12 अपॉन में क्या हो जाएगा, b इंटू 8। इसका रेशियो कितना गिवन है आपको, 1:4। देखिए 4 से 2 बार जा रहा है, 2 का इसमें जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000, 24 2, 3,24,000, ठीक है। आ गया आपका वैल्यू b का। अब देखिए इनको इक्वल जब आपस में करेंगे तो वही 54,000 गुणे 12 अपॉन में कितना हो जाएगा, c इंटू 6। यहाँ पर कितना है वैल्यू, 1/5, ठीक है। ठीक है, 6 से 2 बार जा रहा है, और जैसे ही 5 का 2 में करेंगे 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,40,000,
कितनी आ जाएगी 5,40,000 सी की वैल्यू आ जाएगी। और आपसे क्या पूछा है, बी और सी के बीच में निवेश की गई पूंजी के बीच का अंतर। तो कितना अंतर आपको इसमें दिख रहा है, तो देखिए 0 0 से 0 चला जाएगा 3 बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए 3 में 2 गया तो 1 और 5 में 3 गया 2, तो कितना आ जाएगा 2,16,000। 2,16,000 कहाँ मिल रहा है आपको, ये। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ये रेशियो का क्वेश्चन था। वैसे क्वेश्चन किसका था ये, इनकम का क्वेश्चन था। किसका क्वेश्चन था ये, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आप वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 45 अगर आप पुट करेंगे तो देखिए ऊपर 0 0 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस भी कुछ मैच कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 45 नहीं रख सकते आप, 135 रखने का एक अच्छा तरीका होता है, लेकिन 135 पे भी शायद 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे, कोई 2 ऑप्शन मैच करेंगे। तो सबसे अच्छा यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू कितनी रख लीजिए 30। और देखिए वैल्यू पुटिंग में क्या होता है, आपको तुरंत यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करनी है, उसके बाद आपको ऑप्शंस पे भी एक बार ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं जो वैल्यू ऊपर रख रहा हूँ क्या वो रखने पर नीचे 2 ऑप्शन सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका वैल्यू पुटिंग करने पर ऑप्शंस कभी भी मैच नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो आइए 30 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/√3। और देखिए 1 - √3 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब देखिए ये √3 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा √3 - 1/1 - √3 का होल स्क्वायर। एक देखिए ये जो √3 है ये अपॉन में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये देखिए यहाँ पर अगर आप माइनस कॉमन लेंगे इस जगह पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर देखिए स्क्वायर के अंदर हैं आप, तो जैसे ही स्क्वायर के बाहर आएगा 1 बन जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल आउट, यहाँ से केवल 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका अगर स्क्वायर करेंगे आप तो आ जाएगा 1/3 प्लस 1, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके यहाँ से 4/3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको आंसर गिवन है, नहीं तो आप पहले यहाँ रखते। तो यहाँ पर जैसे ही आप 30 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 4, क्योंककि 1/2 का उल्टा होता है ना 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जैसे ही आप सेक 30 रखेंगे, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, और जैसे आप उसका स्क्वायर करेंगे आपको क्या मिल जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समलंब, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, एक समलंब ABCD में, एक समलंब ABCD में, समलंब देखिए कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, AB जो है वो DC के समांतर है। AB क्या है, DC के समांतर है, ठीक है। आपको AB कितनी वैल्यू दी गई है, आपको 12 दी गई है। DC कितनी दी गई है, आपको 7.2 दी गई है। बोल रहे हैं कि विकर्णों के, देखिए ये विकर्ण होते हैं, ठीक है, और विकर्णों के मध्य बिंदु मान लेता हूँ इस जगह पर है, तो इनको मिलाने वाली ये जो रेखा है इसकी क्या पूछी है आपसे, लंबाई। तो देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि ये भुजा माइनस ये भुजा अपॉन 2, तो 12 - 7.2/2 क्या आ जाएगा यहाँ से 4.8/2, तो कितना आ जाएगा 2.4, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो सवाल बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगर आपको नहीं आता था तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करिए, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करिए एक बार आप लोग। देखिए ये सवाल काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर मैं बताता हूँ तो हो सकता है कि आपको आसान लगे। समझाने की मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको इस क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको वेलोसिटी गिवन है, कितनी गिवन है आपको वेलोसिटी 60 km/h, ठीक है। अब आप, मैं मान लेता हूँ कि टोटल डिस्टेंस, देखिए मानना पड़ेगा, इसमें मानने पर सवाल क्या हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा। मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस कितनी है 120 है, तो देखिए यहाँ से समय कितना निकल आएगा आपका, देखिए 120 में जैसे ही आप 60 का डिवाइड करेंगे समय कितना निकल आएगा 2 घंटे, ठीक है। अब देखिए सवाल में आगे बढ़ते हैं कि वह अपनी 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करता है। कितनी यात्रा को, 60% यात्रा को 2/5 समय में तय करता है। तो शेष यात्रा को, तो देखिए शेष कितनी बचेगी, अगर 60% निकल जाएगा तो शेष कितनी बचेगी 40%। 120 का 40% कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। भाई 60% यात्रा तो आप कर चुके हैं ना, उसने पूछा है शेष यात्रा पूर्ण करने में, और शेष यात्रा कितनी 120 का 40%, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर। उसे किस गति से तय करनी चाहिए, देखिए वो पहले कितने समय में कर रहा था 2/5 समय में,
समय कितना था 2, तो अगर मैं 2 का, अब कितना समय बचेगा 3/5, क्योंकि 2/5 समय में तो कर चुका है वो। अब कितना समय बचेगा 3/5 समय में। इसको आप सॉल्व करिए, 48/6 × 5, तो देखिए 6 का इसमें 8 बढ़ जाएगा और 8 5 40। इसका मतलब अब वो किस स्पीड से तय करेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हमेशा ही थोड़े से ट्रिकी होते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन से या खुद थोड़ा सा वैल्यू पुट करके या वैल्यू को लेट करके काफ़ी करना होता है, तो क्वेश्चन क्या होते हैं, आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको साफ साफ दिख रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या दिया गया, √3 कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3। देखिए यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि √3 क्या होता है 1060, तो कितनी थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको 60 डिग्री। अब देखिए आपको यहाँ पर केवल 60 डिग्री पुट करके वैल्यूज़ को रखना है। तो देखिए 2 गुणे साइन थीटा कितना होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे आप, सेक 60 क्या होता है कॉस 60 का उल्टा, इसका मतलब कितना आ जाएगा 4, क्योंकि सेक 60 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए साइन थीटा कितना है साइन 60, तो वो कितना आ जाएगा √3/2। सेक 60 कितना मैंने बताया अभी 2 होता है। ठीक है, प्लस कॉसेक 60 कितना हो जाएगा साइन 60 का उल्टा, तो 2/√3। अब देखिए यहाँ पर √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि √3 नीचे नहीं रखना है अपने को, तो √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए 2 गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 4 प्लस यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, केवल √3 बचेगा, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा /3। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 बार। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, मैं 6 लिख लेता हूँ। 2 का 6 में 3 बार, 3 3 9। यहाँ पे 1 है, 1 का 6 में 24। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ सीधे कितना आ जाएगा 6√3। 3 का 2 बार, 2 का 2 में 4√3। देखिए 24 9 कितना होता है 33 होता है। 6√3 और 4√3 कितना होता है 10√3 हो जाता है, और /6। तो आपको ऑप्शन कौन सा मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।